द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। मैटर से ही यूनिवर्स बना होता है। और मैटर की अगर डेफिनेशन यानी कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या कहेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट occupies space and have mass, उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है, हिंदी में कहें जो भी चीज स्थान घेरती हो और उसका कुछ द्रव्यमान होता हो उसको हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। और यही जो है वो पूरा यूनिवर्स जो है इसी से बना होता है, मैटर से। अब मैटर जो है वो एटम से बने होते हैं। ठीक है, एटम्स से बने हैं, परमाणु। ठीक है, ये परमाणु अगर आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और एटम्स में भी आपने पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम नहीं पढ़ाया था, तो वो किससे बने हुए? सबएटॉमिक पार्टिकल्स, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम इन्हीं से बने हुए हैं। और एटम जब आपस में ज्वाइन करते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, दे गिव यू मॉलिक्यूल्स। तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यही मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? मैटर। तो हम मॉलिक्यूल्स को क्या कह सकते हैं कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो हिस्टोरिकली यानी कि बहुत पहले के टाइम पे भी जो मेन डिस्टिंक्शन था कि मैटर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मेनली 3 कैटेगरीज। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज आपको पता होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मेनली 3 कैटेगरीज में क्या कह सकते हैं कि ये जो मैटर है वो 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है किस पॉइंट में इनको डिफरेंशिएट किया गया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल के आधार पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें क्या होगा? समवॉट इन दोनों का बीच का होगा, तो मॉडरेट। ठीक है, इसमें मॉडरेट कह सकते हैं कि अंतर आणविक बल ना बहुत कम होगा ना बहुत ज्यादा। गैस में होंगे कि वेरी वीक। ठीक है, बहुत इसमें दुर्बल अंतर आणविक बल लगेंगे। फिर अगर हम इसकी बात करें कि शेप, इसकी क्या होगी? फिक्स्ड शेप होगी। सॉलिड्स की हमेशा फिक्स शेप होती है। लिक्विड की क्या होगी? वेरिएबल शेप होगी। वेरिएबल मतलब जिस पात्र में आप रखेंगे, जिस कंटेनर में रखेंगे, लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। एंड व्हाट अबाउट गैस? इसकी भी वेरिएबल शेप होती है। अगेन जिस भी कंटेनर में रखेंगे तो उस पूरे कंटेनर को वो ऑक्युपाई कर लेता है, तो वही शेप हो जाएगी जो उस कंटेनर की शेप है। वॉल्यूम, आयतन, अगेन इसका क्या होगा? फिक्स्ड आयतन होगा। हाँ, फिक्स्ड आयतन सॉलिड का। देन इसका वेरिएबल आयतन, आयतन फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इसका क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है कि 200 ml आप ले रहे हैं, ठीक है, या 2 लीटर्स ले रहे हैं, वो फिक्स है। बट गैस का वेरिएबल, जितना आपने कंटेनर लिया है उसका जो भी वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो एक और फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कितना इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स को वेरी लिटिल, बहुत हल्का सा। ठीक है, और गैसेस क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल।
क्लियर, आ गया समझ में? ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो मेनली जो आपका जो मैटर है इन पॉइंट्स के, और स्पेशली इसमें से भी सिर्फ मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस फैक्टर के बेसिस पे मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। बट इसके बियॉन्ड भी कुछ स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, प्लाज्मा, न्यूट्रॉन, डीजेनरेट मैटर एंड लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। ये भी कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं बियॉन्ड दैट, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब उतना और डिटेल सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, और बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना तो हमें गैसेस स्टेट के बारे में ही है, ठीक है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर होता है। इसमें वेरिएबल शेप एंड वेरिएबल वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का, जस्ट लाइक गैस, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी बात, इसमें आयनाइज्ड स्पीशीज होती है, ठीक है, दैट इज आयंस होंगे। जब एटम आयनाइज कर जाते हैं तो जो आयंस बन रहे हैं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे वहां पे। हाई इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें पास की जाती है न्यूट्रल एटम्स में। न्यूट्रल एटम्स में जब हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो आयनाइज कर जाते हैं, तो वहां पे आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियाई भी होगा। अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उससे दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो न्यूक्लियाई भी तो बचेगा, ठीक है। तो इससे मिलके बनता है प्लाज्मा, ठीक है। और इसमें जो है ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये आपकी अर्थ पे तो काफी अनकॉमन होती है, बट यूनिवर्स में ये काफी कॉमन है। जो आपके स्टार्स जो होते हैं वो सुपर हीटेड बॉल्स ऑफ प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे तो आपको फिर भी प्लाज्मा आपको कम देखने को मिलेगा, बट यूनिवर्स में, ठीक है, जहां पे स्टार्स होते हैं दे आर द सुपर हीटेड बॉल्स ऑफ प्लाज्मा। अब अर्थ पे कहाँ मिलता है? ऐसा है नहीं कि मिलेगा ही नहीं, अर्थ पे भी मिलता है। आप लोग देखा होगा रात में जब घूमने निकलते हैं तो जो शॉप्स होती हैं तो वो ग्लो साइन बोर्ड्स लगाते हैं, अपना नाम जो है रात में जो शॉप का नाम है वो ग्लो करे रात में भी, तो ग्लो साइन बोर्ड लगाते हैं वो। तो उसमें क्या भरते हैं? जो नोबल गैसेस होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं उसमें इसको फिल किया जाता है, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाते हैं जिसकी वजह से ये एटम्स आयनाइज कर जाते हैं और ये फिर जो है प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। आया समझ में? सभी सारी गैसेस नहीं लेनी है, ठीक है, कोई एक आध गैसेस लेंगे और उसमें जब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे तो वो एटम्स जो है आयनाइज करेंगे, तो हमको आयंस भी मिलेंगे वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे और न्यूक्लियाई भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो एटम्स हैं ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा दिखाई देता है और अर्थ भी ये प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है, अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में मूव करें। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, रुबीडियम एलिमेंट लिया और उसको बहुत ज्यादा ठंडा किया, सुपर कूल कर दिया, अबाउट फ्यू डिग्रीज ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहां तक ठंडा किया? फ्यू डिग्रीज ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्टली जीरो नहीं ले रहे हैं तो उससे 1-2 डिग्री थोड़ा और ऊपर ले सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली एब्सोल्यूट जीरो तक उसको ठंडा कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है जब इतना ठंडा कर देंगे तो जो ये रुबीडियम जिन एटम्स से मिलके बना हुआ है उनका मोशन बहुत कम हो जाएगा, मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पास आने लगेंगे एटम्स। तब वो इंडिविजुअल एटम्स नहीं है, दे सारे जो एटम्स हैं दे कम क्लोजर, दे क्लिंग टुगेदर, आपस में चिपक जाते हैं एंड देन दे मेक द सुपर एटम। चीज समझ में आई? सुपर एटम कैसे बना? ठीक है, जब आप रुबीडियम को इतना लो टेम्परेचर तक आप ठंडा कर देते हैं तो ऑब्वियसली एलिमेंट जो एटम्स हैं उसमें मोशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दे वोंट मूव फार अपार्ट, दूर नहीं जाएंगे, इनफैक्ट दे कम क्लोजर और पास आएंगे तो एटम्स आपस में चिपक जाते हैं, दे क्लिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब एक एटम नहीं कहेंगे उसे, उसको क्या कहते हैं, सुपर एटम्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूल कब कहते हैं, जब दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है, वो सिर्फ आपस में चिपक जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको सुपर एटम नाम दिया। अब इस स्टेट की जो है यूटिलिटी क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स हमने पढ़ाया था चैप्टर 2 में। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्वांटम मैकेनिक्स याद है, तो थॉमस मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। ये तीनों मॉडल किस पे बेस्ड थे? क्लासिकल मैकेनिक्स पे, यानी जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलो होता था। फिर आपका जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। वो किस पे बेस्ड था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे बेस्ड था। यही तो था। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना है तो उसमें ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर वहां पे यूज किया गया। क्या किया गया? ये जो स्टेट है इसमें से लाइट पास करी गई। ठीक है, तो जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। जब स्पीड बहुत कम हो जाती है तब साइंटिस्ट के लिए इजी हो गया कि ये जो डुअल नेचर आ रहा था ना, कि पार्टिकल लाइक नेचर है लाइट का कि वेव लाइक नेचर है, ये जो पैराडॉक्स था, ये डायलेमा था साइंटिस्ट के सामने, इसको अब आसानी से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर के थ्रू पढ़ सकते थे, स्टडी कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत लो कर दिया है, एटम्स का मूवमेंट बहुत कम है, तो जो लाइट पास होगी, अभी वैक्यूम में लाइट लेंगे तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट एकदम फ्लैश से निकल जाएगी। अगर आपको लाइट का डुअल नेचर पढ़ना है तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं। कोई चीज स्लो होगी तब तो पढ़ पाएंगे कि उसका डुअल नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर है कि वेव लाइक नेचर है। तो उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा ना। तो स्लो डाउन करने के लिए क्या किया, उस लाइट को इस मैटर से पास करेंगे। यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ जो एटम्स हैं वो भी बहुत मूव नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट दे क्लिंग टुगेदर। ठीक है, तो हिंड्रेंस वहां पे मिलेगी, लाइट को नहीं मिलेगी। तो लाइट जो है स्लो डाउन कर जाएगी, उसकी उतनी स्पीड नहीं रहेगी यहाँ पे। तो आसानी से लाइट में जो डुअल नेचर है, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक, जो पैराडॉक्स है, उसको पढ़ सकते थे। ठीक है, तो वही फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि लाइट का डुअल नेचर ही होता है, पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक नेचर होता है। क्लियर?
चीज समझ में आई, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसके बाद आपको मेनली वही पढ़ना है, द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, और उसमें भी हमारा फोकस जो है गैसेस स्टेट पे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कर रहे हैं गोइंग थ्रू अ स्टेट, यानी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस मेनली इसी को लेकर चलेंगे, तो क्या होता है, कोई अगर आपकी कोई एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर है, अगर इसमें आप एनर्जी ऐड कर रहे हैं, एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगी स्टेट, या आप एनर्जी रिमूव कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको चेंज ऑफ स्टेट मिलेगा। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में आपको एनर्जी का यहाँ पे काफी रोल है, थर्मल एनर्जी का, जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं उसका एक मेजर रोल है। एग्जाम्पल ले ले अगर लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में अगर आप एनर्जी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आपने एनर्जी ऐड कर दी, हीट एनर्जी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका सॉलिड फॉर्म में, दैट इज फ्रोजन, फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये केस वाटर है तो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। ठीक है, और अगर हम इसमें से एनर्जी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आप निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एनर्जी जो है ऐड कर रहे हैं, हीट एनर्जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड वेपराइज कर जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा या गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, जबकि वेपर और गैस में डिफरेंस होता है। ठीक है, बट वो डिफरेंस अभी इसी चैप्टर में आगे करेंगे। अगर ये वाटर का केस है, एग्जाम्पल वाटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप हीट निकाल रहे हैं अपने किसी गिवन मैटर में से तो स्टेट चेंज होगी, या फिर आप हीट ऐड कर रहे हैं तो स्टेट चेंज होगी। क्लियर? अब अगर ये सॉलिड लिक्विड है तो सॉलिड है कोई प्रोसेस, हीट तो आप ऐड कर रहे हैं सॉलिड में तो वो लिक्विड कम होगा, बट ये प्रोसेस कौन सी होगी, सॉलिड जो है मेल्ट करेगा, प्रोसेस क्या होगा, मेल्टिंग प्रोसेस होगी, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा, प्रोसेस का क्या नाम होगा, वेपराइजेशन, ठीक है, या इवेपोरेशन, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, प्रोसेस का क्या नाम है, कंडेंसेशन, संघनन। और लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होता है, जब प्रोसेस कौन सी होगी, फ्रीजिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आइस जमाते हैं तो फ्रीजिंग। ठीक है, ये डायरेक्टली सॉलिड जो है गैस स्टेट में जाएगा तो प्रोसेस का क्या नाम है, सब्लिमेशन, या हिंदी में कहें तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में जाएगा तो इसको कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग को स्टडी करें, पहले क्या करते हैं, कोई सॉलिड लिया है, उसमें हीट ऐड करिए, उसको हीट करना शुरू किया उस सॉलिड को, तो होता क्या है, जो सॉलिड जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें मोशन स्ट्रांग होता है। अच्छा, एक चीज बताएंगे, सॉलिड में क्या कोई मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, सॉलिड में, ठोस पदार्थ में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट होता है या नहीं होता है, बहुत कम होता है, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, सिर्फ इतना।
और वो डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग है वो ठोस, कितना स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है, तो उसमें किसी में तो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो होता है, ये मिसकंसेप्शन नहीं होगा कि सॉलिड में मूवमेंट होता ही नहीं है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, होता है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, वो फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, और गैस में तो सबसे ज्यादा रैंडम मोशन होता है। ठीक है, एकदम रैंडमली इधर उधर उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। क्लियर? तो मेल्टिंग में क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड में एनर्जी ऐड करते हैं तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दैट इज एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो पहले से वाइब्रेट कर रहे थे, अब उनका मोशन थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। मॉलिक्यूल जो है थोड़ा और दूर जाएंगे, दे मूव फार अपार्ट, दे एक्सपैंड, और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो जो है सॉलिड मेल्ट कर जाता है। ये प्रोसेस होती है। ठीक है, हीट दिया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे मूव फार अपार्ट, मोशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, और पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब उनका मेल्टिंग पॉइंट रीच कर जाता है, हीटिंग स्टार्ट करते जा रहे हैं ना, जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। एक केस यहाँ पे लेंगे, सपोज एक बीकर में, ठीक है, आइस लिया हुआ है। ठीक है, क्लोज्ड बीकर, आइस लिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी मिलेगा, आइस मेल्ट कर जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट करेगा, हीट करने की भी जरूरत नहीं, वो सराउंडिंग से भी जो है हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे वो वाटर मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि आइस का जब भी आप टेम्परेचर लेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, आइस मेल्ट कर रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, दैट इज आइस रेगुलरली एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी जो आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा। दैट इज वो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, आइस के टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि वाटर लेवल बढ़ रहा है, यानी आइस मेल्ट तो कर रही है। क्यों? क्योंकि जो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, वो उसको कंज्यूम कर रहा है इन मेल्टिंग, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको यूज कर ले रहा है। इसलिए आपको आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री ही दिखाई देगा अनलेस एंड अनटिल पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर जाता है लिक्विड स्टेट। और जब पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा, फिर अगर आप उसको वैसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तक आइस पूरा का पूरा मेल्ट नहीं करता है, वो जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, वो कंज्यूम करता है, कन्वर्टिंग द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, और तब तक उस सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहेगा, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मेल्टिंग के बाद वेपराइजेशन में आए। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वेपर फेज में कन्वर्ट होती है। ये किसी भी प्रोसेस से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप इवेपोरेशन करा सकते हैं या बॉइलिंग करें। कोई भी लिक्विड बॉइल करेगा तो भी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप किसी लिक्विड को, यहाँ पे लिक्विड लिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल, लिक्विड में तो पहले भी मोशन ज्यादा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का मोशन ज्यादा होता है। आप उसको हीट कर रहे हैं, नहीं भी हीट कर रहे हैं तो सराउंडिंग से भी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यहाँ पे आप एक सॉस पैन में अगर आप वाटर थोड़ा सा रख के जाएंगे, कुछ घंटे बाद आएंगे तो पानी अपने आप इवेपोरेट कर जाएगा। उसने क्या किया, सराउंडिंग से हीट एनर्जी लिया। होता क्या है, जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में और ज्यादा तेजी से कोलाइड करना शुरू करते हैं। जब कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को। ऐसा होते होते ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इफ दे गॉट सफिशिएंट एनर्जी थ्रू कोलिजन दैट दे कैन इजीली बी नॉक्ड आउट,
एकदम सरफेस से निकल सकते हैं, इतनी सफिशिएंट एनर्जी उनको मिल रही है, क्योंकि क्या यहाँ पे इंटरमॉक्युलर फोर्सेस भी होंगे, तो इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि वो इंटरमॉक्युलर फोर्सेस को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी मिल पा रही है तो वो क्या करेंगे, सरफेस पे नहीं टिकेंगे, सरफेस से निकल जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इवेपोरेशन। ठीक है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेशन हो गया। आया चीज समझ में? तो इस तरह, और ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही सबसे पहले जाएंगे वेपर फेज में, उसके बाद जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये सरफेस के मॉलिक्यूल सारे निकल गए, वेपर स्टेट में चले गए, तब जो बाकी बचे जो नई सरफेस आएगी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट करेंगे। दैट इज बल्क के मॉलिक्यूल्स बाद में इवेपोरेट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो है सरफेस फिनोमेना, सरफेस एनर्जी की बात करें, जब ये मॉलिक्यूल्स जो है, अभी हमने कहा कि जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे सराउंडिंग से या आप बाहर से भी हीट कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो निकल जाते हैं। ठीक है, वेपर स्टेट में जाते हैं। दैट इज सिस्टम से, यही सिस्टम हुआ ना, इस सिस्टम से एनर्जी लेके बाहर निकल गए। दैट इज जैसे ही इवेपोरेशन होगा, इट लीड्स टू कूलिंग, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी लेके निकल रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं, यानी कि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा, दैट इट लीड्स टू कूलिंग। जैसे कि होता है, हम लोग को पसीना आता है, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, कूलर के सामने बैठ जाते हैं, जब पसीना इवेपोरेट कर जाता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। इवेपोरेट कैसे करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को लेके ही जो पसीना है, जो लिक्विड स्टेट में है, वो वेपर स्टेट में जाता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को लेके, जो एकदम गर्म है हमारी बॉडी, अभी धूप से आ रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वही जो टेम्परेचर लेके जब वेपराइज कर जाएगा तो हमारी बॉडी जो है ठंडा फील करती है, कूल्स डाउन। ठीक है, नाउ कंडेंसेशन की बात करें, गैस जो है वो लिक्विड में कब कंडेंस होता है? अगेन गैस मॉलिक्यूल्स जो है, जब भी मॉइस्चर, ठीक है, डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम उसे कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हैं, जब ठंडा कर दिया उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पास में आएंगे, आपस में टकराएंगे, इंटरमॉक्युलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और वो क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज फ्रीजिंग कब कर देंगे, जब इसी लिक्विड को और ज्यादा फ्रीज करेंगे, अगेन इसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो और ज्यादा उनको ठंडा किया जा रहा है, मोशन और भी कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कमिंग टू अ रेस्ट पोजीशन, एक रुकी हुई पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, सब्लिमेशन किसे कहेंगे, जब कोई सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली गैस स्टेट में जा रही है, एस्केपिंग द लिक्विड स्टेट। डेली लाइफ के एग्जांपल्स क्या होंगे, जो नैपथलीन बॉल्स विंटर के कपड़ों में ऐसे रखते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली गैस वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड नहीं मिलता है। कैम्फर, पूजा के वक्त जो है कैम्फर जलाते हैं ना, वो अमोनियम क्लोराइड, केमिस्ट्री लैब में चलें तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर जिसे कहते हैं, इसको हीट करेंगे डायरेक्टली वेपर स्टेट में जाएगा। आयोडीन बॉल्स, ठीक है, आयोडीन बॉल्स सॉलिड में होते हैं और इन्हें आप हीट करेंगे तो डायरेक्टली वेपर स्टेट में जाएंगे, पर्पल कलर का वेपर्स आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब आप सॉलिड को हीट करते हैं कायदे से तो उसे लिक्विड स्टेट में जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड कर जा रहा है, तभी वो डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट होता है या वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। एंड द लास्ट वन इज डिपोजिशन। डिपोजिशन किसे कहेंगे, डिफरेंस है, जब कोई मॉइस्चर
या वेपर स्टेट डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। लेकिन जब कोई मॉइस्चर या वेपर स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तब उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। और ये कब होता है? जब 100% ह्यूमिडिटी होती है। और ये आपने विंटर्स में देखा भी होगा कि जब आप सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग टहलने के लिए भी निकल रहे हैं, या अगर आपके स्कूल टाइमिंग्स बहुत सुबह के हैं तो आप जब सुबह स्कूल जा रहे हैं तो आपको फॉग दिखाई देता है, कोहरा है, ठीक है, धुंध दिखाई देती है, फ्रॉस्ट होता है। तो ये क्या होता है? जरूर जो ह्यूमिडिटी थी, जो मॉइस्चर था एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पत्तों पे आपको दिखाई देता है, ठीक है, ड्यू पॉइंट वहां पे होता है, फ्रोजन सॉलिड वहां पे आपको मिलेगा। जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, उसका टेम्परेचर और भी कम है एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो जैसे ही वो मॉइस्चर उस पत्ते से टकराएगा वहीं पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, कंडेंस नहीं होगा। कंडेंस होगा तो लिक्विड में चला जाएगा, सॉलिडिफाई करेंगे तो हम उसको कहेंगे डिपोजिशन। तो जो फ्रॉस्ट बनती है वो, उसमें क्या होता है? मॉइस्चर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में जाता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? डिपोजिशन का, फ्रॉस्ट, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के होता है और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और भी लो हो, सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी कम हो, तब जाके वो फ्रॉस्ट बनता है। क्लियर? तो ये चीजें समझ में आई, ठीक है। एक चीज और करेंगे, आइस मेल्ट करती है, ठीक है, इसका मतलब एप्लीकेशन पार्ट इसका लेंगे। लेकिन अगर आप आइस में कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिली रीजन्स में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? सड़कों पे काफी सारी बर्फ गिरी होती है विंटर सीजन में। जब सड़कों पे इतनी ज्यादा बर्फ गिरी होती है तो कोई व्हीकल्स वहां से नहीं निकल सकता है। रेलवे ट्रैक पे बर्फ गिरी होती है तो वहां से अगेन ट्रेन भी, उनका भी मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है? उसको क्लियर भी तो करना है। तो अगर आइस में आप सॉल्ट ऐड करते हैं, अगर आइस में सॉल्ट, कोई सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट और भी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी लो हो जाता है। दैट इज, अभी जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर है वो उसके लिए हाई टेम्परेचर हो गया, और हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा? आइस मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में जाएगा, क्लियर हो जाएगी रोड और मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये आइस, वैसे आजकल तो और भी अच्छे जो है वहां पे मशीन्स आ गई हैं कि आइस को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे करना हो तो कभी ट्राई भी करिएगा कि आइस में अगर आप कोई सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है, यानी और लो टेम्परेचर पे जाके वो फ्रीज करेगी। दैट इज, अभी जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर है वो हाई हुआ, और हाई टेम्परेचर पे आइस मेल्ट करती है, तो हाई टेम्परेचर पे जब वो मेल्ट कर जाएगी लिक्विड स्टेट, लिक्विड बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा, रोड क्लियर हो गई, अब मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। दैट इज, बाय एडिंग सम सब्सटेंसेस आप किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी या फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम लोग ने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करी है, बेसिकली जो ये डिस्टिंक्शन है वो किसके बेसिस पे है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे इसका डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कर ले। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हिंदी में अंतर आणविक
बल, ठीक है। ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। आकर्षण भी उनमें होता है या प्रतिकर्षण भी होता है, ये दो तरीके के होते हैं। मेन हमारा फोकस इस पे रहेगा, इसको भी हम करेंगे, बट उससे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसमें हम केमिकल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। या आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक अट्रैक्शन लग रहा है उसके बारे में नहीं बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। वो मेन फोकस उसी पे रहेगा, जबकि वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगे। चीज समझ में आई? यानी कि कोई केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आयंस आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में जो भी फोर्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर? फिर दूसरी बात, अभी अट्रैक्टिव फोर्सेस में बात करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कर लीजिए। जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं, अभी दूर दूर हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो और ज्यादा डोमिनेट करने लगेंगे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद भी आप उनको और पास लेके आ रहे हैं, तब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस। चीज समझ में आई? अभी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, अभी ना उनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, आप उनको पास ला रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो उसमें उस वक्त क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, पास पास आ जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड आप उनको और पास लेके आएंगे तो अब अट्रैक्टिव फोर्सेस से कहीं ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं। आप रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं? जब आप दो मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियाई और दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियाई, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच में भी, क्योंकि दे कम सफिशिएंटली क्लोजर टू ईच अदर, काफी पास आ चुके हैं, तो इनमें भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि इनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। बट मेन फोकस हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए है, और यहाँ पे हम जो अट्रैक्टिव फोर्सेस में पढ़ेंगे वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ेंगे। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वीक, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस है, और इनका ये नेचर जो होता है वो वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये नेचर हमने लिखा है, नाम इतना ही है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो चाहे इसको यहाँ पे हटा दें और यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर आपको नेचर लिखना है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे वीक लिख सकते हैं कि ये वीक नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, हाँ, डिस्पर्जन फोर्सेस, और द अदर नेम इज लंदन फोर्सेस, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उनके ऑनर में, फ्रिट्ज लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये फोर्स डिस्कवर किया था, तो उनके ऑनर में, उन्हीं के नाम पे इस फोर्स का नाम रखा गया लंदन फोर्सेस, ठीक है। तो जो की पॉइंट्स हैं वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पूरा सेंटेंस चाहे लिख सकते हैं, इट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां से बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड अभी हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। जब सारे फोर्सेस हम ये कर लेंगे जितने टाइप्स के हैं तो क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स कौन सा है, कैसा नेचर है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें न्यूक्लियस है ये, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, कहीं कोई पोलैरिटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ हो गया हो और न्यूक्लियस एक तरफ हो गया, ऐसा कुछ पोलैरिटी नहीं। न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सममित तौर से उनका वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो,
ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से। ये टेम्परेरी फोर्स होता है, ठीक है, टेम्परेरी फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यहां से समझिए वीक फोर्सेस है। तो जब बहुत पास आएंगे तभी, थोड़ा सा दूर कर देंगे तो ये फोर्स नहीं लगेगा या फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल कर ले। देखिए, और यहाँ पे एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, इसका डिस्पर्जन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस। आर क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, उसका पावर 6। अब इसका क्या मतलब होता है बताते हैं। पहले क्या कहा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल सपोज ये है और सिमेट्रिकल है, दैट इज न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी वही चीज है, दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? ये लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। होता कैसे, लगता कैसे है? क्योंकि आपको जब चैप्टर 2 पढ़ाया था तो ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दो तरीके का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, स्पिन करता है, इधर क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। ये था, अपनी एक्सिस पे मूव करता है, और न्यूक्लियस के भी अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है उसके चारों तरफ, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते करते कभी एक पॉइंट ऐसा आता है, मोमेंटली आता है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए एक ऐसा पॉइंट आता है कि न्यूक्लियस एक एंड पे हो गया और बाकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूसरे एंड पे इकट्ठा हो गया, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मोमेंटली ऐसे आता है। फिर वो रिवॉल्व करेगा तो हो सकता है फिर से वो सिमेट्रिक बना लेगा, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल में ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई तो ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल में भी तो ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि वहां भी क्या होगा, न्यूक्लियस एक तरफ हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी तरफ हो गया। कब? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो गया और दूसरे एंड पे न्यूक्लियस। तो जब ये सिचुएशन आएगी दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो इसका जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, एंड व्हाटएवर इज द अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज नेम्ड एज डिस्पर्जन फोर्सेस और द लंडन फोर्सेस। क्लियर? आया समझ में? तभी इसको शॉर्ट रेंज फोर्स कहा गया, टेम्परेरी फोर्स कहा गया है, क्योंकि ये जो हमने बताया कि ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है मोमेंटली हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है, इसीलिए टेम्परेरी फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आर क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को आर कहा गया है, डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस आप 1 यूनिट बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट बढ़ाएंगे, तो जो उनमें लंडन फोर्सेस लग रहा था वो 6 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन 1 यूनिट आप बढ़ाएंगे तो ये 6 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना वीक फोर्सेस है। क्लियर? आया समझ में यहाँ वाला? ठीक। तो इसके एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? नॉन पोलर होते हैं। अगर पूछा जाए कई सारे मॉलिक्यूल्स दिए हों, उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आपको डिस्पर्जन फोर्स के लिए क्या देखना है कि मॉलिक्यूल शुड बी नॉन पोलर। ठीक है। दूसरा हम कर रहे हैं यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस या इंटरैक्शन, कुछ भी बोल सकते। ठीक है। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है? जहां पे पोलैरिटी आ रही है। पोलैरिटी कब आ रही है? अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे HCl का, यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया था, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो सममित होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बट यहाँ पे क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड रिजल्टिंग हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोवलेंट बॉन्ड है, HCl के बीच में क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एलिमेंट्स के ऊपर, दोनों एटम्स के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना, जहां पे शेयरिंग है और म्यूचुअल शेयरिंग है तो फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। बट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ। इतना क्लियर हुआ, तो इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पोलर हुआ ना, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे एंड पे कितना आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये डाइपोल बन गया। डाई मीन्स टू पोल्स, एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पोल पे नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल किस में बनता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में। चीज समझ में आई, जैसे वहां पे लिखा था कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, सो डाइपोल डाइपोल फॉस्फेट इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स को पहचानने का तरीका क्या है, आपको देखना है कि क्या उसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो बॉन्ड बन रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, तो वहां पे क्या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है, तो जहां भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बॉन्ड कैसे होगा, पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे वैन डर वाल्स फोर्सेस कौन से लगेंगे, डाइपोल डाइपोल। क्लियर। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पे जो है दो तरीके से होता है। अगर रोटेटिंग सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, रोटेटिंग सॉलिड स्टेट में अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसी सॉलिड मैटर है, सब्सटेंस है, उसमें रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं तो ये लगता है। लेकिन अगर कोई लिक्विड स्टेट में है जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्री फ्लो कर सकते हैं, तो उसमें जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आता है, ठीक है। मतलब वही समझ में आया कि आर क्या है, डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस आप 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो फोर्स 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा, यहाँ पे आप 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो 6 टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये चार्जेस आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक अट्रैक्शन से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आयंस होते हैं, सपोज जैसे Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस लगे हैं, तो यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड से कम चार्ज होगा, तभी इसको हम वीक फोर्सेस की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर। एक और चीज, यहाँ पे जितना भी मैग्नीट्यूड आ रहा है फोर्स का, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, कितना अमाउंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसमें दो वहां पे जो भी फोर्स लग रहा है, इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल forces as well as London forces.
ठीक है, जो भी आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस लग रहे हैं, वो डाइपोल डाइपोल, तो प्योर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं है, उसमें कुछ मैग्नीट्यूड जो है वो लंडन फोर्सेस का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगेन इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते रहते हैं, तो कोई एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी हमने क्या कहा, अनसिमेट्रिकल है ना। लेकिन अगर ये मूव करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि अगर यहाँ पे भी हम Cl ले लें या पूरा ही रब करें, तो ये HCl यहाँ पे ले रहे हैं, तो अभी तो ये ऐसा है कि पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या लग रहा है, डाइपोल डाइपोल। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मूव करते रहेगा, तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, नॉन पोलर हो गया। तो इसीलिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी लगते हैं एंड लंडन फोर्सेस भी लगते हैं, दोनों को साथ में। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना, तो दोनों को ऐड करके ही मैग्नीट्यूड आता है। क्लियर? थर्ड वन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हिंदी में क्या कहेंगे, डाइपोल प्रेरित डाइपोल बल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, वही भी हिंदी में बोला, प्रेरित, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल आपका क्या है, डाइपोल है, तो यानी कि वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। दूसरा पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर होगा। लेकिन एक में जब डाइपोल बन चुका है, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल बन चुका है, दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास आएगा, उसमें डाइपोल नहीं बना है, लेकिन पहले वाला दूसरे में डाइपोल इंड्यूस कर देगा। कैसे? पहले तो हम बात करें किसके किसके बीच में लगेगा, इट एग्जिस्ट बिटवीन, डाइपोल है तो यानी कि क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैसे लगेगा, एक कोई पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज HCl ही ले ले, तो यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, डाइपोल बन गया, ठीक है। दूसरा सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने लिया है H2, तो इसमें जो है कोई पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। जब तक दूर दूर है ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पास आएंगे तो ये क्या है, इसका जो नेगेटिव एंड है, इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरी तरफ उसको रिपेल कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ, यानी कि उसके डिस्टल एंड पे इकट्ठा हो जाएंगे, समवॉट ऐसे। तो ये न्यूक्लियस इधर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे। तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में डाइपोल नहीं था, वो एक नॉन पोलर है, बट जब वो एक पोलर मॉलिक्यूल की विसिनिटी में आया, उसके पास आया, तो इसने डाइपोल इंड्यूस कर दिया, प्रेरित कर दिया इसमें। तो अब यहाँ पे जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, दे आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। समझ में आया? तो मेन पॉइंट क्या है, किसके बीच में लगेगा, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहां भी जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स एंड लंडन फोर्सेस। क्लियर? F is inversely proportional to R raised power 6. क्लियर? आ गया समझ में? Now hydrogen bonding.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? पहले तो इट इज अ टाइप ऑफ, कह सकते हैं टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। दूसरी चीज इसमें कहेंगे कि ये किन मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर NH बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो या HF बॉन्ड हो, ये बॉन्ड्स होने चाहिए। तो उसमें जो है उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। क्लियर हो गया? अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, किन मॉलिक्यूल से बनता है? होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल ले लें HF का, हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा ये पोलर बॉन्ड्स हैं, कहा ना इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल प्रोसेस, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। क्लियर आ गया? तो जब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, तो वॉट एवर द कूलम्बिक अट्रैक्शन इज देयर, क्योंकि चार्जेस आ चुके हैं तो कूलम्बिक अट्रैक्शन वर्ड बोल रहे हैं, वॉट एवर द कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द electronegative element of one molecule and hydrogen of another molecule, this is called hydrogen bonding. Clear? So this is called hydrogen bonding. Clear? और भी एग्जाम्पल ले लें, वाटर का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल बेयरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है अदर देन द कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग तो है ही, बट उसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग भी वहां पे आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज को काफी कुछ इन्फ्लुएंस भी करता है। तो अभी उसको करेंगे, पहले अमोनिया का भी हम अगर बनाना चाहें, यहाँ पे हम बना रहे हैं अमोनिया के लिए NH3 हो गया, ठीक है, N एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिव है, इन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं क्या कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक लिक्विड्स है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो लो टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट कर जाते हैं। आजकल आप लोग क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर, अल्कोहल होता है उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अल्कोहल में फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट वीकर देन द हाइड्रोजन, सॉरी वीकर देन द वाटर। तो ऑर्गेनिक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप उसका भी रीजन पढ़ेंगे कि क्यों वीकर बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, वीकर देन वाटर, ठीक है। एसीटोन घर में यूज करते हैं, नेल पेंट रिमूवर वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है। आप तो हथेली पे लीजिए या लैब में जाइए, एसीटोन जो आप यूज करिए, तो जो बॉडी टेम्परेचर है उतना ही सफिशिएंट है बॉडी टेम्परेचर उसको इवेपोरेट करने के लिए, इन जस्ट फ्यू मिनट्स वो इवेपोरेट कर जाता है,
या बहुत कम अमाउंट लेंगे, हल्का सा हाथ में लगाएंगे तो सेकेंड्स के अंदर ही वो पूरा इवेपोरेट कर जाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जब आप रास्ते में आते हैं, कहीं आकर कोई पॉन्ड है, लेक है, तालाब मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह आए तो वो भरा है और शाम को जब वापस गए तो वो सूख गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड थैंक्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम लोग को पानी एटलीस्ट पीने को तो मिलता है। अगर इतनी जल्दी इवेपोरेट कर जाता तो पानी तो फिर हम लोग को मिलता ही नहीं। ठीक। और यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि HF लिक्विड स्टेट में क्यों है? ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl एक गैस है, तो HF लिक्विड क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरीके की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर होती है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, तो वो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, तो उसको वहां पे पढ़ाया जाएगा। खैर हम लोग को जितना काम है, हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहां पे लगती है। ठीक है, अच्छा, जो मैग्नीट्यूड है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी डेफिनेशन क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इसके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ डिपेंड करता है electrostatic coulombic attraction between the lone pairs of electronegative element and the hydrogen bearing the partial positive charge of another molecule। तो इसमें तीन लोन पेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स होते हैं? सिर्फ दो। ठीक है, और अमोनिया पे कितना? सिर्फ। नाइट्रोजन पे सिर्फ एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन बेयरिंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर एलिमेंट, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियसली जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, एक और करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस में इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, वो लास्ट है। एनसीईआरटी में उसका सिर्फ नाम दिया गया है। ठीक है, और उसमें लिखा गया था कि ये होता है, लेकिन ये वैन डर वाल्स फोर्सेस में काउंट नहीं करेंगे। तो जरा उसको भी डिस्कस कर ले। नेक्स्ट इज आयन डाइपोल फोर्सेस या इंटरैक्शन। तो मेरे ख्याल से अगर हम पूछेंगे किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में ये लग रहा है, तो हेडिंग से अंडरस्टूड है। आयन एक ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड होना चाहिए जो आयन जनरेट कर रहा हो, और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी वहां पे डाइपोल आएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं? कोई भी आयनिक कंपाउंड NaCl इन वाटर। वाटर क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो डाइपोल बन जाएगा। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर की तरफ डिस्टॉर्टेड ज्यादा होगा, डाइपोल बन गया। ठीक है, और NaCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं कैसे टूटता है? Na प्लस एंड Cl माइनस। तो जो पॉजिटिव एंड है वहां पे Cl माइनस अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव एंड पे Na प्लस अट्रैक्ट होगा। तो ये जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसको हम क्या कहेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर एक आयन बन रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए इसको वैन डर वाल्स फोर्सेस में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग कूलम्बिक अट्रैक्शन जहां पे आयंस आते हैं उसको हम इन फोर्सेस में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन डाइपोल भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट ये वैन डर वाल्स फोर्सेस में, अगर सिर्फ हेडिंग लिखी हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तब इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए,
एक और फैक्टर है थर्मल एनर्जी। दो चीजें होती हैं किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, किसी मैटर की स्टेट, कि वो सॉलिड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी या गैसेस स्टेट होगी एट द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर ही ले लेते हैं। पानी पानी लिक्विड स्टेट में क्यों होता है? ठीक है, रूम टेम्परेचर पे पानी जो है लिक्विड स्टेट में क्यों होगा, या किसी और भी सब्सटेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो हमें सॉलिड क्यों मिल रहा है, या वो हमें लिक्विड क्यों मिल रहा है, या गैसेस स्टेट में क्यों मिल रहा है। तो दो फोर्सेस गवर्न करते हैं, एक है थर्मल एनर्जी, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस जो है ये गवर्न करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? देखते हैं, सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस। अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट कर रही है ओवर द, ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, यानी हम कह सकते हैं अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट कर रही है ओवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको पास में लेके आते हैं। ठीक है, हो सकता है गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करने लगे हैं ओवर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। या अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज्यादा डोमिनेट करने लगे तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट थर्मल एनर्जी क्या करती है, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी, वो क्या करती है, जब मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी आप देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, और ज्यादा मूव करने लगेंगे, मोशन उनमें ज्यादा होगा, उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, दे स्टार्ट फ्लोइंग। तो अगर सॉलिड में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में अगर ऑलरेडी थे तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने पे क्या हो जाएंगे, वो गैस में हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी अगर डोमिनेट करेगी यानी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है तो स्टेट चेंज होगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं ओवर द थर्मल एनर्जी तो स्टेट चेंज होगी फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड हो जाएगा, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि आप उस सिस्टम को या उस मैटर को टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशंस क्या दे रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पे यानी ये जो भी टेम्परेचर और प्रेशर है आज का, ठीक है, तो इस पे पानी जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में जाकर ये दोनों फोर्सेस अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। क्लियर? जो भी आज का टेम्परेचर प्रेशर है तो उसमें पानी के लिए लिक्विड स्टेट में ही ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे हैं। जब आप आइस बना लेते हैं, ठीक है, फ्रिज में जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है तो उसमें सॉलिड स्टेट में जाके या आइस फॉर्म में जाके ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि जब बैलेंस करेंगे तभी कोई हमें परमानेंट स्टेट मिलती है। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर हीट कर दिया, बॉइल कर दिया है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो हमें गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट मिलेगी, यानी उस स्टेट में जाके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। क्लियर? आया समझ में? अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे होपफुली दिखाई देगा क्या है। Question is identify the types
of intermolecular forces in following molecules. ठीक है, ए है लिक्विफाइड HCl, helium molecules, liquid HCl plus helium molecules, liquid ammonia ठीक है, NaClO4। राइटिंग समझ में आ रही है? इन सब में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना रहे हैं। आज पीपीटी नहीं चल रही है तो फिर ऐसे ही हाँ सही है। जल्दी करिए फटाफट। आंसर आ गया होगा। फर्स्ट वाले में क्या होगा? लिक्विफाइड HCl। क्या पता, आपको बताया था जब भी आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने हैं कि कौन सा लगेगा, आपको क्या देखना है कि वो पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर है, यही तो देखना है। तो HCl कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस या इंटरैक्शन। हीलियम मॉलिक्यूल्स, हीलियम कैसा होगा? हीलियम हाँ नॉन पोलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, लिक्विड HCl और हीलियम मॉलिक्यूल्स। इसको हीलियम एटम्स कहेंगे ना, मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा? ये एटम्स। ठीक है, तो ये भी अगर लिक्विफाइड कर लिया है हीलियम एटम्स को तो इस तरीके से लंडन फोर्सेस होगा। लिक्विफाइड HCl एंड हीलियम, क्योंकि ये क्या पोलर है तो इसमें डाइपोल बनेगा, और ये क्या है नॉन पोलर है तो क्या हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, फोर्सेस। हाँ, लिक्विफाइड अमोनिया, अभी एग्जाम्पल भी लिया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अब लास्ट वाला ये बताइए। दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, Na प्लस एंड ClO4 माइनस में टूटेगा जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इंटरेक्शन क्या हुआ? आयन डाइपोल। ठीक है, आयन डाइपोल। तभी हमने यहाँ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखा था, वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं लिखा था। अगर वैन डर वाल्स लिखते तो फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल उसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमने अपने आप से बनाया था। आप जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो नोट करिए क्वेश्चन। हम ऑप्शन से बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करेंगे। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरआयनिक, the relative strength of interionic oblique intermolecular forces in decreasing order is option A dipole dipole, ion dipole, then ion ion।
क्वेश्चन समझ में आया? ये जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या इंटर आयनिक भी हैं, इसमें आयन दिख रहा होगा, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया, तो विच इज द करेक्ट ऑर्डर? ऑप्शन ए ये था। देन आयन डाइपोल, देन आयन आयन डाइपोल डाइपोल, ठीक है। सी इज आयन डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, then ion ion. D is ion ion interaction, then ion dipole interaction, and the last one is dipole dipole. So which is the correct order? D, the last one. Clear? क्योंकि आयन आयन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग, आयन डाइपोल उससे कम और ये सबसे कम। क्लियर? तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। अभी नोट कर रहे हैं? हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस present in ethyl acetate, present in ethyl acetate, ethyl acetate, ठीक है। पहला है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, एंड डाइपोल डाइपोल। B part is hydrogen bonding and London dispersion forces. C part is dipole dipole and hydrogen bonding. D part is London dispersion forces dipole dipole and hydrogen bonding. बताइए कौन सा? पहले इथाइल एसीटेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो पहले बताइए ये पोलर है कि नॉन पोलर है? ऑक्सीजन आ गया तो पोलैरिटी आएगी, पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल। अब बताइए जहां भी पोलैरिटी आएगी वो डाइपोल डाइपोल तो लगेगा, और आपको बताया था डाइपोल डाइपोल के साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट में लंदन फोर्सेस भी लगते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए, हाँ कैसे लगेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे लगेगी? कंडीशन क्या बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? NH बॉन्ड हो, HF बॉन्ड हो या OH बॉन्ड हो। तो OH बॉन्ड कहाँ है? O तो है, OH बॉन्ड नहीं है।
अब समझ में आया? वहां एग्जाम में बैठ के तो कंफ्यूज हो ही जाओगे। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन से H ले लेगा, तो इतना भी मासूम नहीं है कार्बन, वो अपना H दे देगा। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन उसका हाइड्रोजन ले लेगा, इंटरैक्ट करेगा, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O C2H5। अब कैसे लेगा, कैसे इंटरैक्ट करेगा? कंडीशन फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हेडिंग खोल के देखिए, ये वाला कंडीशन होना चाहिए, ये नहीं कि पड़ोसी से इंटरैक्ट कर लेंगे। प्रॉपर OH बॉन्ड होना चाहिए। अल्कोहल हो सकता है जैसे CH3, ये अल्कोहल में OH बॉन्ड है, ठीक है, तो एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहां से ये कुछ नहीं कि इनसे इंटरैक्ट कर लेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा, कब नहीं होगा? हो गया? एक क्वेश्चन और करें? चलिए ठीक है, फिर अब पढ़ के आएंगे, ताकि अभी क्वेश्चन बाकी है एंडोमोग्लोफोसिस पे, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन आ रहे थे अभी, तो वो शायद आगे नहीं आएंगे।